पाटलिपुत्र की दानशाला में उत्सव का माहौल था। विद्वान भोजन कर रहे थे और हवा में मंत्रों की गूंज थी। किसी को नहीं पता था कि आज यहां एक महायुद्ध की नींव पड़ने वाली है। तभी वहां एक ब्राह्मण आया, साधारण कपड़े, सांवला रंग, लेकिन चाल में एक राजा जैसा आत्मविश्वास। वो विष्णुगुप्त चाणक्य था, जो अपनी विद्वता के बल पर वहां आया था। उसने इधर उधर नहीं देखा और सीधा जाकर सबसे ऊंचे मुख्य आसन पर बैठ गया। बाकी पुजारी कानाफूसी करने लगे, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर गजब की शांति थी। दरवाजे खुले और धनानंद अंदर आया। हंसी मजाक अचानक सन्नाटे में बदल गया। राजा की नजर उस काले ब्राह्मण पर पड़ी जो सिंहासन के बराबर बैठा था। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उंगली दिखाई और चिल्लाया, इस कुरूप भिखारी को यहाँ किसने आने दिया? इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ। सैनिक झपटे। एक गुरु का हाथ मरोड़ा गया। खाने की थाली गिर गई। भरी सभा में ज्ञान का नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन हो रहा था। अब उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया गया। चाणक्य गिरा, उसका कमंडल लुढ़क गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडा गुस्सा था। धनानंद जोर से हंसा और उसके साथ पूरा दरबार हंसने लगा। मूर्ख राजा को अंदाजा नहीं था कि वो एक इंसान पर नहीं बल्कि अपने ही विनाश पर हंस रहा है। चाणक्य धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। दरबार खामोश हो गया। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे वो उसका भविष्य पढ़ रहा हो। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर अपनी शिखा की गांठ पकड़ ली। धीरे धीरे उसने वो गांठ खोल दी। उसके काले बाल कंधों पर बिखर गए, जैसे काली घटा छा गई हो। उसकी आवाज गूंज उठी, सुन ले धनानंद, जब तक तेरे वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकलता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये कसम थी मगध की तबाही की। वो आंधी की तरह महल से निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज की तेज रोशनी में उसकी परछाई पाटलिपुत्र के लिए एक अपशगुन की तरह लंबी होती जा रही थी। अब उसका घर जंगल था। वो फटकर रहा था, प्रतिशोध की आग में जलता हुआ। उसे तलाश थी एक ऐसे हथियार की जो नंद साम्राज्य का लोहे जैसा सीना चीर सके। एक दिन जंगल में उसने बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा ऊंचे पत्थर पर बैठा था और बाकी बच्चे उसके सामने नतमस्तक थे। वो खेल में भी राजा लग रहा था। चाणक्य पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी पारखी नजर ने पहचान लिया। कीचड़ में उसे वो हीरा मिल गया था जिसकी चमक भारत के इतिहास को रोशन करने वाली थी। उस लड़के की आवाज में हुक्म था। वो लकड़ी की छड़ी ऐसे घुमा रहा था जैसे राजदंड हो। उसका नाम था चंद्रगुप्त। नियति ने गुरु और शिष्य को मिला दिया था। चाणक्य ने उस लड़के की मां को कुछ सिक्के दिए और उसे हमेशा के लिए मांग लिया। ये चंद सिक्के नहीं थे, ये भारत के भविष्य का सौदा था। वो उसे लेकर तक्षशिला आ गया, ज्ञान की नगरी, जहां एक साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। पसीना बहाया गया। चाणक्य की छड़ी जब पड़ती तो चंद्रगुप्त का निशाना और पक्का होता। उसे फौलाद में डाला जा रहा था। रात के अंधेरे में दिए की लौ में राजनीति सिखाई गई। साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य उसे सिर्फ योद्धा नहीं, एक चतुर शासक बना रहे थे। अब वो एक साथ 3-3 हमलावरों से लड़ सकता था। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। जंगल का वो बच्चा अब एक खतरनाक भेड़िया बन चुका था। सिर्फ तलवार नहीं, जहर और जासूसी भी सिखाई गई। चाणक्य ने उसे बताया कि दुश्मन को हराने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। उन्होंने एक छोटी सेना बनाई, चोर, लुटेरे और भौड़े के सैनिक। ये कोई अनुशासित सेना नहीं थी, बस गुस्से से भरे हुए लोग थे जो मगध को लूटना चाहते थे। और उन्होंने गलती कर दी। जोश में आकर सीधे पाटलिपुत्र के केंद्र पर हमला कर दिया। नंदा की विशाल सेना ने उन्हें कुचल दिया। उन्हें भागना पड़ा। हारे हुए और थके हुए वो एक झोपड़ी में छिपे थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर चाणक्य अपनी रणनीति पर पछता रहे थे। सब खत्म होता दिख रहा था। तभी उस घर में एक बच्चे ने खाने की थाली में हाथ डाला और चीख पड़ा। उसने गर्म खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया था और अपनी उंगलियां जला ली थी। उसकी मां ने डांटा, मूर्ख, तू भी चाणक्य जैसा है। गर्म खाने को बीच से नहीं, किनारे से खाते हैं। बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। चाणक्य की आंखें खुल गईं। एक मामूली औरत ने उसे वो सिखा दिया जो तक्षशिला में भी नहीं मिला। गलती समझ आ गई। केंद्र पर हमला नहीं, पहले सीमाएं जीतो। नक्शा फिर से खोला गया। चाणक्य ने पाटलिपुत्र से हाथ हटाया और सीमाओं की ओर इशारा किया। पंजाब, सिंध, पहले जड़ें काटो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। पहाड़ी राजाओं से हाथ मिलाया गया। कूटनीति का खेल शुरू हुआ। जो कल तक दुश्मन थे, आज वो चंद्रगुप्त के झंडे के नीचे दोस्त बन गए। अब एक नई सेना तैयार थी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा समझदार। मौर्य वंश का मोरपंख वाला झंडा अब हवा में लहरा रहा था। तूफान वापस आ रहा था। चाणक्य ने अपने खुले बालों पर एक कपड़ा बांधा ताकि वो आंखों में ना आए। उसने कैमरे की ओर देखा। उसकी प्रतिज्ञा का समय अब निकट था।